एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंपटीशन के बारे में। चैप्टर नंबर 13 में जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन डिस्कस हम कर रहे हैं उसमें आज का टॉपिक कंपटीशन रहेगा। तो ये किस तरीके का इंटरैक्शन है, सबसे पहले लिख लेते हैं। हम कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसके अंदर दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है, यानी कि बोथ द स्पीशीज आर हार्म्ड। ये जो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर लगाया है वो दोनों ही स्पीशीज के लिए लगाया है। तो ऐसा क्यों होगा भाई, है क्या कंपटीशन? देखिए, बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने फिटेस्ट, जो सर्वाइवल होता है वो फिटेस्ट का होगा, या फिर जो नेचुरल सिलेक्शन ये टर्म है आपने वो सुनी होगी। तो जो डार्विन थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ compete करेंगे, उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मैं एक टर्म यहाँ पर मेंशन कर रही हूं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इसका मतलब होता है कि कंपटीशन विद इन द स्पीशीज, यानी कि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो डार्विन ने बोला था कि एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे सेम फूड रिसोर्सेज के लिए। कंपटीशन किस लिए होता है? जो उनका फूड रिसोर्स है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सॉरी, इंट्रा, अगर विद इन द स्पीशीज हो रहा है, दिस इज इंट्रा। इंटर मतलब दो स्पीशीज के बीच में, ये इंट्रा है। तो जो डार्विन उन्होंने क्या बोला कि एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में तो कम्पीट करते ही हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं है ना, वो भी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। और उसका रीजन भी ये हो सकता है कि जो फूड रिसोर्सेज उन स्पीशीज का है वो सेम है। तो इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि दो अनरिलेटेड स्पीशीज भी एक दूसरे के साथ compete कर सकती हैं अगर उनका फूड रिसोर्स सेम होगा। तो किसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं? सबसे पहले जो फ्लेमिंगो होती है, फ्लेमिंगो एंड फिशेस। मैं यहाँ पर फ्लेमिंगो और फिशेस की बात कर रही हूँ। ये कहाँ की बात है? ये शैलो साउथ अमेरिका की जो लेक्स होती है ना, उनकी बात है। साउथ अमेरिका की लेक्स। होगा क्या कि जो फ्लेमिंगो होती हैं वो विजिट करती हैं, कई बार आती हैं वो, जैसे माइग्रेशन वगैरह करके या घूमने के लिए। तो जो फ्लेमिंगो है वो विजिट करती हैं साउथ अमेरिका की लेक्स में, और जब वो लेक में आएंगी तो पहले से जो फिशेस वहां पर रह रही हैं, यानी कि जो रेजिडेंट फिशेस होंगी, उनके साथ उनका कंपटीशन होता है। ऐसा क्यों? तो मैंने आपको बताया था अगर फूड रिसोर्स सेम होंगे तो वो कम्पीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो उनका फूड रिसोर्स है वो क्या है? ज़ूप्लैंक्टन। तो यही कारण है क्योंकि फूड रिसोर्सेज दो अनरिलेटेड स्पीशीज के भी सेम हो सकते हैं, तो वो दोनों भी आपस में कंपटीशन कर सकते हैं। सो इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होना। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ ली, फूड रिसोर्सेज का लिमिटेड होना। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पॉपुलेशन में फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है, बहुत ही कम है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कंपटीशन तो करेगा ही। जैसे कि मेटिंग के लिए कंपटीशन होता है, हैबिटेट यानी कि प्लेस के लिए कंपटीशन होता है, वैसे ही फूड रिसोर्स के लिए भी होगा। लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ये है कि फूड रिसोर्सेज नीड टू बी लिमिटेड। भाई फूड रिसोर्सेज कैसे होंगे? लिमिटेड, तभी तो कम्पीट करेंगे एक दूसरे से, वरना तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फूड रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के साथ साथ एक और ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एक स्पीशीज की ग्रोथ रुक सकती है। वो क्या फैक्टर होगा? वो फैक्टर हो सकता है फीडिंग एफिशिएंसी। फीडिंग एफिशिएंसी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए अभी अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज है, खाना पीना खूब है, एकदम मस्त, लेकिन वो जो दो बंदे उस खाने को खा रहे हैं, उन दोनों में से एक व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है फूड को इनटेक करने की, है ना, वो बहुत फास्ट है। मतलब ए जो पर्सन है वो एक बार में 2 चपाती खा रहा है, बी जो पर्सन एक बार में 6 चपाती खा रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ?
बी की जो एफिशिएंसी थी फूड को इनटेक करने की वो बहुत ज्यादा थी। तो ये भी तो हो सकता है कि एक समय आने पर ये जो फूड रिसोर्स है वो कम पड़ जाए, या अगर ऐसा नहीं भी होता तो हम देखेंगे ए और बी में से बी की एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से ए पर असर पड़ रहा है, पड़ता है ना असर, नुकसान होगा ना। तो यहाँ पर हमने देखा फीडिंग एफिशिएंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन क्रिएट करवा सकता है। मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। यहाँ पर जो एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं वो गैलापागोस आइलैंड की बात है। गए थे ना डार्विन वहां पर, तो उस आइलैंड में हुआ क्या था, वहां पर कुछ टॉर्टोइज रहा करते थे जिनका नाम है एबेंडन टॉर्टोइज। ठीक है, ये भी ग्रीजर थे, यानी कि ये भी घास खाया करते थे। एबेंडन टॉर्टोइज धीरे धीरे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली चरने वाली यानी कि ग्रेजिंग करने वाली गॉट्स बकरियां आ गई थी। तो क्या होगा भाई, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, बकरियों की जो फीडिंग एफिशिएंसी थी वो बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम इयर्स जो अबेंडन टॉर्टोइज थे वो गैलापागोस आइलैंड से एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर हो गई बात। तो दो रीजंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं, फूड रिसोर्सेज का सेम होना और अनलिमिटेड होना वो भी कंपटीशन करवाता है। सेम स्पीशीज में कंपटीशन होगा तो इंट्रा स्पेसिफिक, दो स्पीशीज के बीच में होगा तो इंटर स्पेसिफिक। दूसरा फैक्टर हो सकता है फीडिंग एफिशिएंसी। अगर दो स्पीशीज में से एक स्पीशी की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है तो वो दूसरी स्पीशीज को नुकसान पहुंचा सकती है। क्लियर हो गया ना। अब आगे हम यहाँ पर और भी दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और आपको ये याद रखना है कि जब एक स्पीशीज की प्रेजेंस में दूसरे स्पीशीज को नुकसान हो रहा है या फिर इस तरीके से आप बोलोगे उनकी ग्रोथ रिटार्डेड हो रही है, रुक रही है, तो उसको कॉम्पिटिटिव रिलीज कहा जाएगा। अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। एक साइंटिस्ट है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कॉर्नेल्स। तो उन्होंने क्या किया था, फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था भाई, एक बार देख लेते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उन्होंने रॉकी एरिया में किया था, स्कॉटलैंड के। कहां पर किया था, स्कॉटलैंड। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कॉलन ने अपने फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया था, देखिए मैं बताती हूँ। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो किया कि जो सुपीरियर बार्नेकल्स होते हैं, सुपीरियर बार्नेकल्स, बार्नेकल क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म है। तो जो सुपीरियर बार्नेकल्स है उनका नाम है बैलेनस, और जो इंफीरियर बार्नेकल्स हैं उनका नाम है कैथामेलस, है ना। तो फिर कॉर्नेल ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये दिखाया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जब स्कॉटलैंड जगह है वहां की जो लेक है, जब उस लेक में सुपीरियर बार्नेकल्स की एंट्री हो गई, बैलेनस की एंट्री हो गई, तो आफ्टर सम टाइम दीज इंफीरियर बार्नेकल्स गॉट एलिमिनेटेड। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सुपीरियर वाली स्पीशीज थी वो इतनी जल्दी फीडिंग कर रही थी, उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी कि फूड रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और जो इंफीरियर वाली स्पीशीज है कंपटीशन होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच वॉज परफॉर्म बाय कॉर्नेल्स। तो कई बार 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें, राइट। एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे विच इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या बताया गया है जरा देख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पता है इन्होंने क्या बोला, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट 2 स्पीशीज, या तो वो रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, अगर 2 स्पीशीज का जो फूड रिसोर्स है वो सेम होगा तो वो कभी भी इनडेफिनेटली, कभी भी बहुत लंबे समय तक को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी 2 ऐसी स्पीशीज जो सेम खाना खाती हो ज्यादा टाइम तक एक साथ रह ही नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि जो सुपीरियर वाली है
कहीं ना कहीं जाकर वो इंफीरियर वाली को नुकसान पहुंचा देती है। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इट स्टेट्स दैट टू रिलेटेड स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज की बात हो रही है, विथ सेम फूड रिसोर्सेज, जिनका फूड रिसोर्स बिल्कुल एक जैसा है, सेम चीज खाते हैं, फूड रिसोर्सेज कैन नॉट coexist indefinitely। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बोला खाना सेम है दोनों स्पीशीज का, तो कंपटीशन तो होगा, एंड इवेंचुअली द inferior one will be eliminated। ऐसा किसने कहा था, ऐसा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था कि कोई भी दो स्पीशीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं इंडेफिनेटली, क्योंकि उनका फूड रिसोर्स सेम है। तो जो इंफीरियर वाली होगी वो जल्द ही क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, राइट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो कंडीशन है ये तभी आती है जब फूड रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, है ना। लेकिन अगर कोई दो स्पीशीज चाहे, अगर वो आपस में डिसाइड कर लें, तो वो इस कंपटीशन को अवॉइड कर सकती है। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म को भी इवॉल्व किया गया है जिससे कि स्पीशीज एक दूसरे के साथ जो कंपटीशन है उसको अवॉइड कर लेती हैं, एंड दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या कहते हैं कंपटीशन को अवॉइड करने के मैकेनिज्म को, रिसोर्स पार्टीशनिंग। लिख लेते हैं फटाफट से, इसका मतलब क्या है। रिसोर्स पार्टीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको इवॉल्व किया है स्पीशीज ने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। अब ये रिसोर्स पार्टीशनिंग कैसे हो सकती है, या तो फॉरेजिंग पैटर्न को चेंज कर लिया जाता है। भाई जो स्पीशीज है ना वो डिसाइड कर लेती हैं, वो ये डिसाइड कर लेती है कि मान लीजिए मैं फ्लावर खाए, हमारी स्पीशीज फ्लावर खाएगी, तुम लोग लीव्स खाओ, है ना। तो फॉरेजिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है, फीडिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। हालांकि इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ। टाइम, आप यहाँ पर टाइम लिख सकते हो, ठीक है। वो पैटर्न यानी कि तरीका भी चेंज कर सकते हैं, कब खाना है ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है कुछ स्पीशीज के बीच में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैकआर्थर, उन्होंने 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर के बीच में कंपटीशन को अवॉइड करते हुए ऑब्जर्व किया था। कौन से साइंटिस्ट थे, मैकआर्थर। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि 5 स्पीशीज थी वार्बलर की, 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर। अब ये वार्बलर क्या है, ऐसे बर्ड्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम वार्बलर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 स्पीशीज थी वार्बलर्स की जो कि एग्जिस्ट कर रही थी एक साथ ऑन द सेम ट्री, एक ही पेड़ पर। वो भी कंपटीशन को अवॉइड करके उन्होंने क्या कर लिया था, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली थी। उन्होंने फॉरेजिंग पैटर्न को डिफरेंशिएट कर लिया था, या फिर जो फीडिंग हैबिटेट है, हैबिट्स है, तरीका है, उसको बदल लिया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपटीशन। प्रेडेशन के अंदर इस तरीके का इंटरेक्शन आपको दिखेगा कि एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा और जो दूसरी स्पीशी है उसको नुकसान। जो पैरासिटिज्म है वो प्रेडेशन से अलग होता है। प्रेडेशन में जिस स्पीशी को नुकसान हो रहा है वो कंप्लीटली डेड हो जाती है, जबकि पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं हो रहा था। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ पर पढ़ी है, प्रेडेशन में वन स्पीशी इज बेनिफिटेड whereas the another species is harmed, या फिर डेड हो जाती है, ठीक है। अब प्रेडेटर्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अगर मैं लायन के बारे में, टाइगर के बारे में बात करती हूँ, वो क्या है, वो प्रेडेटर है, वो डियर को खाते हैं, या बाकी डॉग्स या कोई भी छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं वो उन सबको खा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हायर कैटेगरी पर, टॉप कार्निवोर पर की कैटेगरी पर आते हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स के बारे में मैं बात करूंगी तो प्लांट्स को कौन खा रहा है, हर्बीवोर्स खा रहे हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स के लिए तो ये हर्बीवोर्स भी प्रेडेटर हुए, है ना। तो चाहे हर्बीवोर्स हो या कार्निवोर्स हो, ये सभी ऑर्गेनिजम्स प्रेडेटर्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेडेटर्स का कोई फायदा है, कोई सिग्निफिकेंस है हमारे एनवायरनमेंट में। तो है,
देखिए सबसे पहली चीज, एनर्जी फ्लो में हेल्प करते हैं प्रेडेटर्स। किस चीज में हेल्प करेंगे? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी के फ्लो तक पहुंचाया जाता है ना। दूसरा पॉइंट, ये कंट्रोल करते हैं प्रे की पॉपुलेशन को, कंट्रोल करते हैं प्रे की पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन, राइट। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए भी, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अवॉइड हो जाए उसको भी मेंटेन करने का, स्पीशीज कम्युनिटी को मेंटेन करने का भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये क्या काम कर रहे हैं? दे मेंटेन स्पीशीज कम्युनिटी, कम्युनिटी, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रेडेटर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेडेटर्स नहीं होंगे तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करती रहेगी, राइट। और एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी का फ्लो भी नहीं होगा, साथ ही साथ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यही रीजन है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेडेटर्स का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब उन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है प्रेडेशन को लेकर, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है, देखते हैं वो कौन सा है। एक तो आपको पिसास्टर यानी कि स्टार फिश का एग्जाम्पल गिवन है, पिसास्टर यानी कि स्टार फिश। तो ये जो स्टार फिश है, पिसास्टर स्टार फिश, बेसिकली एक ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि जो वाटर या जो लेक वगैरह होती हैं, तो लेक में से ये जो स्टार फिश पिसास्टर है, जब उनको रिमूव कर दिया गया था तो उस वाटर बॉडी में, उस लेक में जो 20 स्पीशीज थी इनवर्टिब्रेट की, 20 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स वो रिमूव हो गई थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ? एक्सटिंक्ट ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ये जो स्टारफिश थी ये पहले प्रेडेटर की तरह काम कर रही थी, तो स्पीशीज की कम्युनिटी को भी मेंटेन कर रही थी। लेकिन जब ये एलिमिनेट हो गई वाटर बॉडी से तो लगभग 20 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो गई थी। इसका रीजन ये था, इनकी एब्सेंस में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंक्रीज हो गया था, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंक्रीज हो गया था। यही रीजन है कि 20 इनवर्टिब्रेट्स की जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल आपको दे रखा है कैक्टस का, ये एक इन्वेसिव वीड की तरह ग्रो करता रहा, ठीक है। तो ये बात कहाँ की है? ये बात है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में एक इन्वेसिव कैक्टस के आने की वजह से जो पूरा अबंडेंट फील्ड था, उस यहाँ पर पूरे फील्ड में इन्होंने जगह बना ली थी, स्प्रेड हो चुके थे और इनसे छुटकारा पाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था किसको? मॉथ को। इनसे छुटकारा पाने के लिए मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि बायोलॉजिकल प्रेडेटर है। और अगर आपको याद हो तो जो एक IPM है यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें भी हम प्रेडेटर्स को ही यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड की तरह या पेस्टिसाइड की तरह। ये क्या होगा? वो नेचुरल तरीका होता है, एक नेचुरल मेथड है जिससे हम इंसेक्ट से या फिर पेस्ट से अपनी क्रॉप को, अपनी खेती को बचा सकते हैं। तो वही तरीका हमने यहाँ पर यूज किया था। वो ये था कि जब ऑस्ट्रेलिया में, ये 1920s 1902 के आसपास की बात है, तो जब ऑस्ट्रेलिया में इन्वेसिव कैक्टस इंट्रोड्यूस हो गया था, बहुत ही स्पीड यानी कि बहुत ज्यादा हाई रेट पर ये स्प्रेड करने लगा, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ द इन्वेसिव कैक्टस, हमने किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? बायोलॉजिकल प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस किया जो कि मॉथ, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अमेरिकन पैसिफिक, ठीक है, अमेरिकन पैसिफिक रीजन की ये बात है। और अब नेक्स्ट मैं चीज आपको बता रही हूँ कि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, प्रेडेटर्स प्रूडेंट होते हैं, प्रूडेंट। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि कॉन्ड्यूट्स की तरह एक्ट करते हैं प्रेडेटर। कॉन्ड्यूट ये वर्ड आपकी एनसीईआरटी में है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली कॉन्ड्यूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो स्पीशीज है या फिर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक कनेक्शन की तरह काम कर रहा है, एक चैनल की तरह काम कर रहा है। पहले वो किसी एनिमल को खाएगा या प्लांट को खाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन तक या ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी को पास ऑन करवाएगा, ठीक है।
तो ये किसकी तरह काम करेगा, कंड्यूट की तरह, कंड्यूट। अब उसी के साथ साथ मैंने बोला कि जो प्रेडेटर्स हैं वो क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं। देखिए जब भी प्रेडेटर्स प्रे पॉपुलेशन को खाएंगे, है ना, तो वो ये जानते हैं कि अगर वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, अगर वो बहुत ही ज्यादा स्पीडली प्रे की पॉपुलेशन को फीड करेंगे, उनको खाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि कंप्लीटली प्रे पॉपुलेशन डिसअपियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और प्रेडेटर्स के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सो दे विल आल्सो नॉट सर्वाइव, है ना। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं वो इस तरीके से फीडिंग करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से खाना खाते हैं, अपने प्रे की पॉपुलेशन को फीड करते हैं कि प्रे की पॉपुलेशन भी सरवाइव करती रहे, ऐसा ना हो कि वो कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो जो प्रेडेटर्स हैं वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, इसीलिए हम बोलते हैं दैट प्रेडेटर्स इन नेचर आर आल्सो प्रूडेंट, यानी कि they feed on their prey species in such a way that the prey species keep on surviving, वो survive करते रहेंगे, ठीक है, and they do not over exploit the prey population। तो इसको हम कहते हैं कि जो predators होते हैं वो क्या है, prudent होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो prey population है क्या वो अपने डिफेंस में कुछ नहीं करती, क्या prey population अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं करती, करती है। तो जो प्रे स्पीशीज होती है वो अपने डिफेंस के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रे स्पीशीज के बारे में बात करेंगे जो कि अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। कुछ इंसेक्ट्स और जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैमोफ्लेज करते हैं, वो कैमोफ्लेज करते हैं, यानी कि क्रिप्टिक स्पीशीज होती है, वो अपने आप को सेम बैकग्राउंड में हाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रेडेटर्स से अपने आप को बचा सके, ठीक है, टू अवॉइड बीइंग ईटन बाय द प्रेडेटर्स। तो कुछ इंसेक्ट और फ्रॉग क्या करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं। यहाँ पर सम लिख देती हूँ, सम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग व्हाट डू, दे जस्ट कैमोफ्लेज देमसेल्फ, they hide themselves in the same background so that they can prevent themselves from the predators। दूसरा, बहुत सारे केमिकल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है मन्नाक बटरफ्लाई का। दिस बटरफ्लाई इज वेरी डिस्टेस्टफुल। कैसी है ये, डिस्टेस्टफुल होती है अपने प्रेडेटर्स के लिए, ये बहुत ही डिस्टेस्टफुल है अपने प्रेडेटर्स के लिए। तो जो प्रेडेटर्स है वो उनको खाना ही पसंद नहीं करते। अब ऐसा क्यों हुआ, ये डिस्टेस्टफुल कैसे हो गई, ये ऐसे डिस्टेस्टफुल हो गई क्योंकि इनकी जो कैटरपिलर वाली स्टेज होती है वो फीडिंग स्टेज होती है, ठीक है। जो कैटरपिलर वाली स्टेज होती है बटरफ्लाई की वो एक फीडिंग स्टेज होती है, और इस स्टेज में ये कैटरपिलर एक पॉइजनस वीड पे फीड करते हैं, पॉइजनस वीड पे फीड करेंगे और वो केमिकल्स इनकी बॉडी में चला जाता है, और उसी केमिकल की वजह से प्रेडेटर्स को ये बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल लगती है। क्लियर हो गया। तो ये इनका एक डिफेंस का तरीका था, अपने आप को प्रेडेटर से बचाने का तरीका था। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द प्लांट्स, तो बेचारे प्लांट्स तो दर से उधर भाग भी नहीं सकते, दे कैन नॉट मूव, तो इनको तो कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए। और अगर मैं बताऊं तो ये जो प्लांट्स के ऊपर खाने वाले ऑर्गेनिजम्स है, मतलब प्लांट्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो लार्ज नंबर में, हर्बीवोर्स बहुत सारे एनिमल्स हैं। इवन जो इंसेक्ट्स होते हैं 25% ऑफ इंसेक्ट दे फीड ऑन द प्लांट सैप एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और उनको कहा जाता है फाइटोफेगस। क्या कहते हैं, फाइटोफेगस। 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। ये फाइटोफेगस क्या है ये पूछा जाता है एक नंबर में, या तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेंगे, अदरवाइज नीट में तो काफी ज्यादा ये चांसेस है इस क्वेश्चन के पूछने के। तो जो फाइटोफेगस है इसका मतलब क्या है, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फीडिंग ऑन या फीडिंग अपॉन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट सेप्स या प्लांट के बाकी किसी पार्ट से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, उस पर फीड करेंगे, उनको कहा जाता है फाइटोफेगस। क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। प्लांट्स भाग तो सकते नहीं है,
तो कैसे बचाते हैं अपने आप को वो प्रेडेटर से? तो देखिए वो क्या करेंगे, दे कैन ऑल्सो सिंथेसाइज सम केमिकल। तो ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स मॉर्फोलॉजिकल, इसका मतलब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल है एक्यासिया एंड कैक्टस, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डेवलप कर लेते हैं थॉर्न्स या फिर स्पाइन्स। इनके पास क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं जो कि डिफेंस में हेल्प करेंगे प्रेडेटर से, इनको बचाने के लिए कांटे होंगे यानी कि स्पाइन्स होंगे। तो वो स्पाइन्स इनके मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस के तरीके हैं। लेकिन दूसरा हो सकता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब है कि प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, और जब उन प्लांट्स को कोई भी ब्राउजर यानी कि चलने वाला एनिमल होता है, ग्रेजर, वो आके खाएगा, तो या तो वो उसको डायरेक्टली सिक कर सकता है, अदरवाइज इट मे इवन किल द एनिमल्स, वो एनिमल्स को किल भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक प्लांट का नाम है कैलोट्रोपिस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इट ग्रोज इन द अबंडेंट फील्ड, ये एक तरीके की वीड है, ठीक है। तो ये ग्रो कर जाती है फील्ड्स में, और ये जो प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स को, वो होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। एंड दीज केमिकल्स व्हेन ईटन बाय द ब्राउजर्स, कैटल हो गए, गॉट्स वगैरह, जब वो इनको खाते हैं तो वो सिक हो सकते हैं और वो मर भी सकते हैं, है ना, दे मे इवन डाई। तो आपको ये याद रखना है कि प्लांट्स अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके अपनाती है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल मीन्स जिसमें स्पाइन्स की डेवलपमेंट हो रही है एक्यासिया और कैक्टस में, केमिकल मीन्स उसमें प्लांट्स केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं, ये केमिकल्स एनिमल को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकते हैं। और पता है क्या, कुछ ऐसे ही केमिकल्स ऑब्टेन किए जाते हैं इन प्लांट से, और वो जो केमिकल है वो ह्यूमन अपने वेलफेयर में यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल में वो क्यों रिलीज हुए थे? प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए, है ना। जैसे कि क्विनिन हो गया, ठीक है, ओपियम हो गया, निकोटीन हो गया, तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर दी एग्जांपल्स। ये वो ऐसे ड्रग्स है, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हम इन प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं, किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को डिफेंस यानी कि अपने आप को बचाते हैं प्रेडेटर से। दूसरा, ये जो प्रेडेटर्स है वो प्रूडेंट होते हैं, इसका क्या मतलब है? तीसरा, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है बाय द प्रेडेटर्स इन अवर एनवायरनमेंट। और चौथा पॉइंट, फाइटोफेगस क्या है। So these are some important features of the predators that we have just studied. तो I hope आपको ये समझ में आया है। In case you have any doubt, you can comment below and do not forget to like, share and subscribe.